नमस्कार दोस्तों, आप सभी हिंदी पारिवारिक कहानियाँ सुन रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहानी का पूरा मज़ा लेने के लिए इसे अंत तक ज़रूर सुनें। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी, जैसी करनी वैसी भरनी। मोबाइल चलाते रहने से बेहतर है किताबें पढ़ना, अच्छा लगता है मुझे। प्रणय आउट ऑफ स्टेशन थे और किताबें पढ़ पढ़ कर मैं अब ऊब चुकी थी, तो यूं ही फेसबुक खोलकर बैठ गई। कुछ लेखिकाओं की कविता और गज़ल सुनकर मन खिल उठा, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ी मन खिन्न हो गया कि कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। भगवान की फ़ोटो डालकर लिखते हैं कि तुरंत लाइक करो, जय श्री राम लिखो, जय हनुमान लिखो, जय साईं बाबा लिखो तो तुम्हारे बिगड़े काम बन जाएंगे, या फिर कोई अच्छी खबर सुनने को ज़रूर मिलेगी। कोरा झूठ, ऐसा भी कभी होता है क्या? फ़ोन बंद करने ही लगी थी कि सोचा चलो ज़रा अपना फेसबुक अकाउंट खोल कर देखती हूँ, बहुत समय हो गया देखे। सच में पुराने कुछ फ़ोटोज़ देखकर मन चिढ़ उठता है और मुंह से निकल गया, अरे मेरे बिट्टू के बचपन की फ़ोटो। कुछ ही पलों में मैं पुरानी यादों में घूम गई। जब मेरा बिट्टू 2.5 साल का था तब मैंने उसके कई फ़ोटोज़ यूं ही निकाल लिए थे। कहा था प्रणय ने कि क्यों इतने गंदे गंदे चेहरे का फ़ोटो ले रही हो, ज़रा तैयार तो कर दो पहले। तो मैंने कहा था यही तो खुशनुमा यादें बनेंगी, और देखो सच में इन्हें देखकर और भी कई यादें ताज़ा हो गई। इस फ़ोटो को देखो, कितना पाउडर पोत लिया है अपने चेहरे पर उसने, एकदम जोकर लग रहा है। और मैंने झट से उसकी फ़ोटो क्लिक कर ली, और ये उसका नींबू खाते हुए फ़ोटो, कैसा बंदर सा मुँह बना लिया है। और हम हंस हंस कर लोटपोट हो गए थे। मजाल था जो ड्रेसिंग टेबल पर मेरा कोई भी मेकअप का सामान सही सलामत रहे, इसलिए सब कुछ छिपा कर रखना पड़ता था मुझे, उसके डर से। आज भी याद है मुझे उसका वो प्यारा प्यारा मुखड़ा, मुझे दिव्य मुखमंडल, पतले पतले लाल लाल अधर, तीव्र चितवन, काले काले भ्रमर के समान बाल, और उस पर उसकी प्यारी प्यारी तोतली बातें। खूब पटर पटर बोलता था तभी वो, और अब देखो कितना शर्मीला हो गया है। उसके फ़ोटो पर कितने सारे कमेंट और लाइक्स आए थे तभी। दिखाऊंगी प्रणय को, फिर देखना कैसे उसका भी चेहरा खिल उठेगा। मन हुआ क्यों न यह सारे फ़ोटोज़ फिर से फेसबुक पर अपलोड कर दूं। कुछ ही देर में बिट्टू दनदनाता हुआ मेरे पास आकर कहने लगा कि क्यों मैंने उसकी ऐसी बकवास फ़ोटोज़ फेसबुक पर अपलोड कर दी। उसके सारे दोस्त अले लेटू बिट्टू बाबू सोना बच्चा कह कर उसका मजाक बनाकर हंस रहे हैं। उसकी बातें सुनकर मुझे भी हंसी आ गई। बोला, हाँ तो क्या हो गया, हंसने देना उन्हें, वैसे तू लग भी रहा है नन्हा सा छोटा सा बाबू। तो मेरी बात पर और बिदक उठा और आप भी न माँ कहकर वहाँ से चला गया। वैसे तो उसका नाम रुद्र है, पर अभी भी वह मेरे लिए मेरा छोटा सा बिट्टू ही है। 12 साल का हो गया है, पर अभी भी उसका बचपना गया नहीं। जब भी स्कूल से आता है मेरे गाल में झूल जाता है और कहता है, माँ मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊँगा। अच्छा सच कह रहा हूँ माँ, या मम्मी को मस्का ही लगा रहे हो? पैसे चाहिए ना? हंसते हुए मैं कहती तो वह ठुनक उठता और कहता, जाओ मैं आपसे बात नहीं करता। कभी कभी यह सोचकर उदास हो जाती हूँ कि जब वह बाहर पढ़ने चला गया तब कैसे रहूँगी। सोचती हूँ बच्चे बड़े क्यों हो जाते हैं, बच्चे ही रहने चाहिए तो कितना अच्छा होता, लेकिन ऐसा संभव थोड़े ही है। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। ये लो शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर। आ गया स्कूल से, अब अपना बैग एक तरफ फेंकेगा, ड्रेस दूसरी तरफ, और बेचारा मोजा जाने कहाँ जाकर अटकेगा पता नहीं, और फिर शुरू हो जाएगा अपने दोस्तों की कहानी लेकर। अपनी आंखों में देखकर मुझे उसकी बातें सुननी पड़ती है, नहीं तो कहेगा नहीं सुन रही हो आप मेरी बात।
आपका ध्यान तो कहीं और है, जाओ, नहीं बोलना है मुझे आपसे। अरे मैं सुन रही हूँ बाबा, बोल ना। अपना सारा काम छोड़ छोड़ कर लग जाती हूँ उसकी बातें सुनने में, चाहे कितनी भी बोरिंग क्यों ना हो, सुननी ही पड़ती है, नहीं तो फिर घंटों लग जाते हैं उसे मनाने में। इससे अच्छा है उसकी बातें सुन ली जाए। परसों की बात है, कहने लग, माँ आपको पता है ना, मोहित से मेरी लड़ाई हो गई है, अब मैं उससे बात नहीं करता। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते, मैंने उसे समझाते हुए कहा। दोस्ती में तो यह सब चलता ही रहता है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम एक दूसरे से बात करना बंद कर दो। गलत बात, चल आगे बढ़कर तू ही सॉरी बोल देना और हैंडशेक भी कर लेना। दोस्त से ज़्यादा देर गुस्सा नहीं होते। मेरी बात पर पहले से ही वह झुंझला गया, फिर ओके माँ कहकर बात मान भी गया। हर छोटी से छोटी बात वह मुझसे शेयर करता, जैसे कि मैं उसकी माँ नहीं दोस्त हूँ। सही तो है, दोस्त ही तो हूँ मैं उसकी, तभी तो अपने मन की सारी बातें वह मुझसे शेयर करता है। वैसे मुझे भी अच्छा लगता है उसकी हर एक बात सुनना। हम माँ बेटे के साथ एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी तो हैं। अगले दिन मेरे फ़ोन पर किसी अननोन नंबर से फ़ोन आया। न चाहते हुए भी मैंने फ़ोन उठा लिया। हेलो, कौन? मैंने पूछा। तुम शिखा बोल रही हो ना? उधर से उस अनजान शख्स ने मुझसे पूछा। हाँ, मैं शिखा बोल रही हूँ, लेकिन आप कौन? मैंने पूछा तो वह चुप हो गया। पता नहीं क्यों मुझे उसकी आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगी, पर कुछ याद नहीं आ रहा था और यह भी लगा कि उसे मेरा नाम कैसे मालूम। लेकिन फिर जब मैंने हेलो कहा तो वह कुछ नहीं बोला। मैं फ़ोन रखने ही लगी थी कि शिखा, मैं अखिल बोल रहा हूँ, ऐसा कहकर वह चुप हो गया। अखिल? उसका नाम सुनते ही मैं सन्न सी रह गई। एकदम से मेरी आंखों के सामने वह सारा दृश्य नाच गया जो सालों पहले मुझ पर बीता था। खून खौल उठा मेरा, दांत भींच लिए मैंने गुस्से से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फ़ोन करने की? ज़रा भी शर्म नहीं है तो फिर फ़ोन मत करना। कहकर मैं फ़ोन काटने ही जा रही थी कि वह कहने लगा, प्लीज़ प्लीज़ शिखा, फ़ोन मत काटना, बस एक बार मेरी बात सुन लो। वो बिट्टू, मेरा मतलब है तुम्हारे बेटे की फ़ोटो फेसबुक पर देखी तो रहा नहीं गया, इसलिए फ़ोन कर दिया। बहुत ही प्यारा बच्चा है, अब तो वह काफ़ी बड़ा भी हो गया होगा। हाँ, हो गया है तो तुम्हें क्या? तुम क्यों इतनी जानकारी लेना चाहते हो? मैंने गुस्से से उसे कहा। तो वह क्षण भर के लिए चुप हो गया, फिर कहने लगा कि वह किसी गलत इरादे से नहीं पूछ रहा है। फिर खुद ही बताने लगा कि अब वो दिल्ली में रहता है अपने पिता के साथ। मुझसे पूछा कि मैं कहाँ हूँ अभी, तो मेरे मुंह से निकल गया, यहीं दिल्ली में ही। कहने लगा वह मुझसे मिलना चाहता है। जब मैंने मिलने से मना कर दिया तो कहने लगा कि वह मुझे अपने घर में कुछ बताना चाहता है, पर मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं सुनना है, और वैसे भी मैं अभी कहीं बाहर जा रही हूँ। कहकर मैंने उसका जवाब सुने बिना ही फ़ोन काट दिया और वहीं सोफे पर धम्म से बैठ गई। पिछली वो सारी बातें चलचित्र की तरह मेरी आंखों के सामने चलने लगी। उस साल मैंने भी उसी कॉलेज में नया एडमिशन लिया था जिसमें अखिल था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह मेरी ही सोसाइटी में रहता है, क्योंकि पहले कभी मैंने उसे नहीं देखा था। एक दिन ऑटो के इंतज़ार में मैं कॉलेज के बाहर खड़ी थी कि सामने आकर कहने लगा कि अगर मैं चाहूँ तो वह मुझे मेरे घर तक छोड़ सकता है। तब मैंने उसे घूरा तो कहने लगा, डरो मत, मैं तुम्हारी ही सोसाइटी में रहता हूँ, तुम वर्मा अंकल की बेटी हो ना। फिर वो अपने बारे में बताने लगा कि वह उदयपुर अपने चाचा के घर रहकर पढ़ाई करता था, लेकिन अब वह यहाँ आ गया है। इस तरह एक दो बार मैंने उसके साथ आ जा रही थी, लेकिन मैंने कभी उसके बारे में ज़्यादा जानना नहीं चाहा। वही अपने परिवार के बारे में कुछ न कुछ बताता ही रहता था। उसने ही बताया था कि उसके चाचा चाची का कोई बच्चा नहीं है, इसलिए वह उसके साथ रहता है, लेकिन उसकी चाची बड़ी खड़ूस औरत है, इसलिए अब वह हमेशा के लिए अपने माँ बाप के पास चला गया है। खैर, अब हम अच्छे दोस्त बन गए हैं। एक बार मैं उसके घर भी गई थी नोट्स के लिए, तब उसके परिवार से भी मिली थी।
अखिल के अलावा उसके घर में उसके माँ पापा और एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम रीनल था। एक ही कॉलेज में पढ़ने के कारण अक्सर हम पढ़ाई को लेकर मिलने लगे और फिर मिलने मिलाने में कब हम दोनों के बीच प्यार का अंकुर फूट पड़ा हमें पता ही नहीं चला। अब हम रोज़ किसी न किसी बहाने मिलने लगे और इस तरह से हमारा प्यार 3 साल तक यूं ही निर्बाध रूप से चलने लगा। लेकिन कहते हैं न कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। एक दिन मेरी अंचला दीदी को हमारे प्यार की खबर लग गई और मजबूरन मुझे उसे सब कुछ बताना पड़ा। पहले तो उसने कुछ कस कर डांट लगाई, कहा कि मैं कॉलेज में पढ़ने जाती हूँ या इसको फरमाने। फिर वह पूछने लगी कि क्या हम शादी करना चाहते हैं या यूं ही टाइम पास कर रहे हैं। नहीं दीदी, हम प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। मैंने कहा तो दीदी बोली, पर क्या उसके माता पिता इस रिश्ते को मानेंगे? भले ही उसके माता पिता हमारे रिश्ते को न माने, पर हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना दीदी। दीदी का हाथ अपने हाथ में लेकर बड़े विश्वास के साथ मैंने कहा था, दीदी अखिल मुझसे बहुत प्यार करता है। अगर मैं उसे न मिली तो वह मर जाएगा, इसलिए हमने चुपके चुपके सगाई भी कर ली। सगाई की बात सुनकर दीदी चुप्पी लगा गई, लेकिन फिर इतना ही कहा कि बता तो देती हमें, लेकिन यह बात मैं उन्हें बता नहीं पाई कि हमारे बीच शारीरिक संबंध भी बन चुके हैं। जब भी अखिल मेरे समीप आता मैं खुद को उसे समर्पित करने से रोक नहीं पाती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि हम एक न एक दिन एक होने ही वाले हैं और अखिल भी तो यही चाहता था। अब जब भी मुझे अखिल से मिलने जाना होता दीदी इसको साथ ले जाती, पूछने पर बता देती माँ पापा को कि मैं उसके घर पर ही हूँ। इस तरह हमारा मिलना और भी आसान हो गया था। इधर कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही थी, कुछ खाती पीती तो उल्टी जैसा होने लगता, कमजोरी भी बहुत आ रही थी। शंका हुई कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है, लेकिन मेरी शंका जायज़ थी। रिपोर्ट पॉजिटिव आई और मैं नेगेटिविटी में घिर गई। मन में अजीब अजीब से विचार आने लगे। कभी लगता दीदी को बता दूं, कभी लगता कि दीदी तो माँ को बता देगी, इतनी बड़ी बात छुपाई भी तो नहीं जा सकती और माँ तो मुझे मार ही डालेगी। लेकिन अब चारा भी क्या है। सुनते ही दीदी तिलमिला उठी, गरजती हुई बोली, शादी से पहले ये सब और अब बता रही है तू मुझे? पर दीदी मैं आपको बताने ही वाली थी, लेकिन प्लीज़ दीदी प्लीज़, आपको माँ पापा से हमारी शादी की बात करनी होगी और राज़ी भी करना होगा उन्हें, नहीं तो मैं कहकर मैं सिसक पड़ी। नहीं तो क्या करोगी, जान दे दोगी अपनी, पागल कहीं की। ठीक है ना, मैं देखती हूँ, कहकर वहाँ से चली गई और मुझे लगा अब पता नहीं माँ पापा कैसे रिएक्ट करेंगे। मैं और अखिल एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम शादी भी करना चाहते हैं। सुनकर माँ पापा का हृदय अकस्मात क्रोध से भर उठा। पर जब दीदी ने समझाया उन्हें कि लड़का देखा भाला है और दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो हर्ज ही क्या है शादी करवाने में। और सबसे बड़ी बात कि शादी के बाद उनकी बेटी उनके आंखों के सामने ही रहेगी, तो और क्या चाहिए। पहले तो माँ पापा ने मौन धारण कर लिया, लेकिन फिर उन्होंने हमारी शादी के लिए अपनी पूर्ण सहमति दे दी। लेकिन दीदी ने उन्हें यह नहीं बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। वैसे मैंने ही मना कर दिया था दीदी को बताने के लिए, नहीं तो माँ पापा पर मुझ पर से विश्वास ही उठ जाता, जो मैं नहीं चाहती थी। उधर अखिल के माँ पापा अपने बेटे के लिए मुझे जैसी कोई साधारण परिवार की लड़की नहीं, बल्कि कोई पैसे वाले परिवार की बेटी खोज रहे थे, जो उनका घर धन दौलत से भर दे। और एक दिन उन्हें ऐसी मुल्हाल लड़की मिल ही गई। उसी शहर के एक बड़े बिजनेसमैन जब अपनी इकलौती बेटी का रिश्ता लेकर उनके घर आए, तो बिना कुछ सोचे विचारे अखिल ने माता पिता से उसके रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। लेकिन अखिल ने उस रिश्ते के लिए मना कर दिया, यह कहकर कि वह मुझसे प्यार करता है और शादी भी मुझसे ही करेगा। अखिल की बातें सुनकर पहले तो उसके माता पिता उखड़ गए, लेकिन फिर समझाता हुआ बोले कि एक शानदार जीवन जीने के लिए प्यार से ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, और उसका जो सपना है खुद का अपना एक पेट्रोल पंप खोलने का, वह इस शादी से पूरा हो सकता है। पैसे की चकाचौंध और उसका
पूरा होता सपना उसे मुझसे विमुख करने लगा। अब वह मुझसे कन्नी कटी बाह करने लगा। जब भी मैं उससे फ़ोन करती पर वो मेरा फ़ोन नहीं उठाता, और अगर उठाता भी तो एक दो बात करके तुरंत ही रख देता। जब मिलने को कहती तो कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देता, पर तब भी मुझे उस पर कोई शंका नहीं हुई। मुझे तो अब भी यही लगता है कि अखिल मुझसे ही प्यार करता है। अखिल के संग शादी को लेकर मेरे सपने और भी बलवंत हो जा रहे थे। उसने ही कहा था कि वह अपने माँ पापा को हमारी शादी के लिए मना ही लेगा किसी न किसी तरह से, इसलिए मैं चिंता ना करूं। वो सब तो ठीक है, पर मैं अखिल को अपने आने वाले बच्चे के बारे में ही बताना चाहती थी, खुशखबरी देना चाहती थी उसे, लेकिन वह तो मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। सो मैं एक दिन खुद ही उससे मिलने चली गई, लेकिन मुझे क्या पता था कि अखिल के दिमाग में क्या चल रहा है, और अब मुझसे नहीं बल्कि किसी और से शादी करने की सोच रहा है। अब मैंने उसे अपने होने वाले बच्चे के बारे में हंसते हुए बताया और कहा कि अब वह जल्द से जल्द अपने माता पिता से हमारी शादी की बात कर ले। तो वह बोला कि वह मुझसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि उसकी शादी नहीं कहीं और तय हो चुकी है। पहले तो उसकी बातें मुझे मजाक लगी, लेकिन फिर उसने वही बात दोहराई और कहा कि वह मजबूर है क्योंकि वह अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जा सकता। तो मैं दंग रह गई। यह क्या बोल रहा है अखिल, पागल हो गया है क्या? कुछ भी बके जा रहे हो, मैंने घबराते हुए बोला। बक नहीं रहा हूँ शिखा, सही कह रहा हूँ। मैं अपने माँ पापा के खिलाफ नहीं जा सकता, इसलिए हमारा अब एक दूसरे को भूल जाना ही सही है। उसकी उल बसुल बातें सुनकर मेरा तो दिमाग खराब करने लगा। बोली, जब तुम अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जा सकते थे तो मुझे झांसे में क्यों रखा? क्यों करते रहे मुझसे शादी के वादे, और क्यों भोगते रहे मेरे शरीर को अब तक? अब तुम बताओ मैं क्या करूं इस बच्चे का? क्या जवाब दूं दुनिया वालों को और मेरे माता पिता को? उन्हें मैं क्या समझाऊं? बोलो। चीख पड़ी थी वह। आंसू निकल पड़े थे मेरी आंखों से, लेकिन अखिल मेरी बात समझने के बजाय अपने नग्न रूप को प्रकट कर दिया और अत्यंत कठोर स्वर में कहने लगा कि देखो शिखा, मैं जो सच है मैंने तुम्हें बता दिया है, और यह तुम क्या बोल रही हो कि मैंने तुम्हारे शरीर को भोगा? क्या उसमें तुम्हारी मर्जी शामिल नहीं थी? अगर नहीं तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं और खुद को बार बार मेरे करीब आने दिया? बोलो ना। और इसमें कौन सी बड़ी बात है? अस्पताल जाकर बच्चा गिरवा दो, छुट्टी पाओ, जितने पैसे चाहिए मैं दे दूँगा, बच्चा गिरा दूँ? अपने पेट पर हाथ रखकर मैं बुदबुदाई। हाँ हाँ, गिरा दो, यही सही होगा शिखा। पैसे की चिंता मत करना, एक क्लिनिक का पता पे मैं भेजता हूँ तुम्हें, चली जाओ वहाँ, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। उसकी बातें सुनकर आश्चर्य में मेरी आंखें फैल गई। लगा एक बाप अपने ही बेटे के लिए ऐसे शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकता है? कैसे अपने ही बच्चे को मारने की बात कह सकता है? मार दूँ इस नन्ही सी जान को जो अभी तक इस दुनिया में नहीं आया है, लेकिन इसका कसूर क्या है? अखिल अप्रत्याशित नज़रों से अखिल की तरफ देखती हुई मैं बोली, पर वह कोई जवाब न देकर वहाँ से चला गया और धम्म से वहीं ज़मीन पर मैं बैठ गई। मेरी आँखों के सामने अंधेरा छा गया। किसी तरह लड़खड़ाते कदमों से मैं अपने घर तक पहुँची और पट पड़ गई। झरझर कर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, कैसे बताऊं अपने परिवार वालों को कि अखिल ने मुझसे शादी करने से मना कर दिया है। किसी तरह हिम्मत कर मैंने दीदी को यह बात बताई कि अखिल ने मुझसे शादी करने से मना कर दिया है, लेकिन अब इस बच्चे का क्या करूं मैं दीदी? अगर माँ पापा जान गए कि मैं अखिल के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ तब तो क्या ही होगा दीदी? बिखरते हुए मैंने कहा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बाहर खड़ी खिड़की से मेरी माँ सारी बातें सुन रही है। अपना सिर पीट पीट कर रोते हुए कहने लगी कि ऐसी बेटी पैदा होने से पहले ही मर क्यों नहीं गई? अब क्या जवाब देगी वह दुनिया वालों को जब कोई पूछेगा कि मेरे पेट में पल रहे पाप का बाप कौन है? सुनकर पापा भी घोर चिंता में डूब गए। चिंता की लकीरें उनके माथे पर स्पष्ट दिखाई दे रही थी। किसी ने भी रात में खाना नहीं खाया, सब चुप थे। मनहूसियत सी छा रही थी पूरे घर में और उसकी जिम्मेदार थी सिर्फ और सिर्फ मैं। अब मेरा
मर जाना ही सही है, क्या होगा, लोग चार बातें ही करेंगे फिर चुप हो जाएंगे। अगर माँ पापा को इस दुख से छुटकारा तो मिल जाएगा ना। यह सोचकर मैं घर से निकल पड़ी। अभी मैं उस पुल से छलांग लगाने ही वाली थी कि किसी ने पीछे से मुझे खींच लिया। देखा तो प्रणय थे। क्यों बचाया आपने मुझे, छोड़िए, अब मेरा मर जाना ही सही है, क्योंकि इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचा मेरे पास, कहकर मैं झटके से भागी थी कि उस उतने ही ज़ोर से उसने मुझे तमाचा मार दिया और कहने लगा कि क्या मेरे मर जाने से सारी समस्या खत्म हो जाएगी? नहीं, लोग तब भी उसके माँ पापा का जीना हराम कर देंगे। तो क्या करूं मैं, बोलकर बिलख पड़ी मैं, और उसने कसकर मुझे अपने सीने से लगा लिया और कहने लगा, सब ठीक हो जाएगा। प्रणय मेरी दीदी का देवर, जो मन ही मन मुझे चाहता था पर कभी बता नहीं पाया। सब कुछ जानते बुझते हुए भी उसने न सिर्फ मुझे अपनाया बल्कि मेरे बेटे रुद्र को भी अपना नाम दिया। कभी एहसास नहीं होने दिया उसने कि रुद्र उसका अपना खून नहीं है। प्रणय के प्यार और अपनापन ने मुझे अखिल के धोखे फरेब को भूलने पर मजबूर कर दिया। फ़ोन की घंटी ने मुझे वर्तमान में लाकर खड़ा कर दिया। देखो तो प्रणय का फ़ोन था। कह रहे थे कि वह परसों तक घर आ जाएंगे। ठीक है, कहकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और एक लंबी सांस ली। दूसरे दिन फिर अखिल का फ़ोन आया और इस बार वो मिन्नतें करने लगा कि एक बार मुझसे मिल लो। इस बार मैं झूठ नहीं बोल पाई और कहीं बाहर ही मिलने को बुला लिया, क्योंकि मुझे भी उसे देखना था। छोड़ दिया था न तुमने मुझे मझधार में, लेकिन किसी ने आकर बचा लिया मुझे डूबने से। लेकिन मैं तो खुद ही उसे देखकर अवाक रह गई, क्योंकि पहले वाला अखिल तो वह कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा था। अपनी उम्र से कितना अधिक दिखने लगा था वह। बाल आधे से ज़्यादा सफ़ेद हो चुके थे, आँखों पर मोटा चश्मा चढ़ चुका था और शरीर इतना जर्जर कि कैसे कुपोषण का शिकार हो गया हो। मुझे भी वह कुछ देर तक निहारता रहा, फिर पूछा, कैसी हो शिखा? पर उसकी बातों का कोई जवाब देना मैंने ज़रूरी नहीं समझा, सो बोली, बोलो, किस कारण मिलना चाहते थे मुझसे? पूछोगी नहीं कि मैं कैसा हूँ? वह बोला, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बड़े ही रूखे शब्दों में मैंने जवाब दिया। अच्छा लग रहा था मुझे उसे इस हाल में देखकर। फिर कुछ न बोलकर इशारे में उसने मुझे बैठने को कहा। फिर कहने लगा, मैं जानता हूँ शिखा, तुम मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती, लेकिन फिर भी मेरे बुलाने पर तुम यहाँ आई, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, कहकर उसने मेरी तरफ देखा। लेकिन मैं अब भी दूसरी तरफ ही देख रही थी, पर सुन रही थी उसकी सारी बातें। जानती हो शिखा, जो मैंने तुम्हारे साथ किया वही सब पलट कर मुझे मिला, और मेरे साथ साथ मेरे परिवार को भी। बताने लगा अखिल कि जब उसके लिए एक पैसे वाले बाप की इकलौती बेटी संजना का रिश्ता आया तो पहले तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया, लेकिन उसके माँ पापा ने उसे समझाया कि एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए प्यार से ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, और संजना से शादी करके उसके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। यह भी कहा उन्होंने कि संजना के पिता के बाद वो सारी संपत्ति का मालिक बन जाएगा। तभी उसे लगा कि उसके पापा सही कह रहे हैं। पैसों की चकाचौंध में वह यह भी भूल गया कि उसने मुझसे शादी करने का, जीवन भर मेरा साथ निभाने का वादा किया था। उसे तो बस अब अपना सपना पूरा दिखने लगा था। जो भी हुआ, संजना से उसकी शादी हो गई और उसका बीता हुआ कल बन गई। उसे तो अब संजना ही संजना नज़र आती थी। क्षण भर चुप रहने के बाद फिर बताने लगा कि शादी के बाद कुछ महीने तक तो सब ठीक, लेकिन फिर संजना अपने असली रूप दिखाने लगी। बिना किसी को कुछ बताए घर से निकल जाती और अपनी मर्जी होती तब आती। कुछ पूछने पर पलट कर जवाब देती और कहती कि वो वही करेगी जो उसका मन करता है। सास ससुर ननंद पति सबको वह अपने पैरों की जूती समझती। ऐसा ऑर्डर हाँकती जैसे वे उसके खरीदे हुए गुलाम हों। एक रोज़ किसी बात पर अखिल की माँ ने उसे कुछ कह दिया तो वह उन्हें ही भला बुरा बोलकर उनकी बेइज्जती करने लगी, जो रिनल को सहन नहीं हुआ।
अब कोई भी बेटी अपनी माँ की बेइज्जती कितना सहन कर सकती थी, सो वह भी तू तड़ाक पर उतर आई। फिर क्या था, उसने एक जोर का थप्पड़ रिनल के गाल पर जड़ दिया और बोली कि वह सब उसके पैसों पर चलते हैं, इसलिए उसकी कोई औकात नहीं है उसके सामने अपना मुंह खोलने की। धन दौलत तो बहुत आ गई घर में, पर सुख शांति चली गई उसके घर की। रोज किसी न किसी बात को लेकर संजना घर में कोहराम मचा देती और अगर कोई कुछ बोल दे तो उसकी खैर नहीं होती। अपने ही घर में जैसे सब शरणार्थी बन गए थे। लेकिन बात अब हद से बाहर होने लगी थी। तब एक रोज़ अखिल की माँ ने उसे बताया कि संजना रोज़ एक लड़के को घर लेकर आती है और रिनल से उसकी आवाभगत करने को कहती है। फिर आगे की बात वह बोल नहीं पाई। उस वक्त अखिल ने उस बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। सोचा संजना का दोस्त होगा तो इसमें क्या है। वैसे अखिल के एक दोस्त ने भी कहा था उसे कि संजना को किसी के साथ प्राइड होटल के अंदर आते जाते देखा था और पहले भी उसने उसे एक और के साथ सिनेमा हॉल में देखा था। तब भी उसने उस बात को गंभीरता से नहीं लिया। लगा कि पैसे वाले घराने में शादी हुई है उसकी तो सब उससे जलते हैं। लेकिन अब उसने खुद अपनी आंखों से उस रोज़ अपने ही बेडरूम में संजना के साथ एक शख्स को अजीब अवस्था में देखा तो वह सन्न सा रह गया। गुस्से के मारे उसका रक्त गर्म हो गया। यानी कि सब सही कहते थे और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम आवारा को हमारे बेडरूम में ले आई, कहकर अखिल ने उस लड़के को एक तमाचा जड़ दिया। फिर धक्का मुक्की कर उसे अपने घर से बाहर निकाल कर जैसे ही संजना की तरफ मुड़ा वह जोर से चीखी और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त पर हाथ उठाने की और उसे इस घर से बाहर निकालने की। दोस्त, इसे तुम दोस्त कहती हो? छी, शर्म आती है मुझे तुम पर और तुम्हारी इस दोस्त पर। संजना की तरफ घृणा की दृष्टि से अखिल देखकर बोला, अच्छा शर्म आती है तुम्हें, लेकिन मेरे पापा के पैसे लेते वक्त, पेट्रोल पंप खुलवाते वक्त शर्म नहीं आई तुम्हें? पैसे के लिए ही तो तुमने मुझसे शादी की थी ना, तो फिर मौज करो ना। अरे वो तो पापा की ज़िद थी इसलिए मैंने तुमसे शादी की, वरना तो मेरे दीवानों की कोई कमी नहीं है इस शहर में। उसकी बातों पर अखिल की बोलती बंद हो गई, क्योंकि सच तो यही है कि पैसे की लालच में ही उसके इस रिश्ते के लिए हामी भरी थी। अब तो संजना और भी दृढ़ हो गई थी। अब तो वह रात में भी दोस्तों के साथ बाहर जाकर गुलछर्रे उठाती और जब घर आती तो नशे में धुत होती। लेकिन अखिल और उसके परिवार के पास अब चारा भी क्या था यह सब सहन करने के सिवा। लेकिन एक रोज़ जब अखिल और उसके परिवार को यह बात पता चली कि शादी के पहले ही संजना के कई लड़कों के साथ अंतरंग संबंध रहे हैं और वह भी बार बार बच्चा खराब करवा चुकी है, तो यह सुनकर उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। लगा कितनी बड़ी गलती की है उसने। दरअसल संजना के माँ पापा अपनी बिगड़ेल बेटी से परेशान हो चुके थे। उन्हें लगा कि अगर उसकी बेटी की शादी हो जाए तो शायद वह सही रास्ते पर आ जाए और इसी कारण से उन्होंने अपनी बिगड़ेल बेटी की शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार में, जिन्हें पैसे की बहुत ज़रूरत थी, वहाँ कर दी। तो हम धोखे में रहकर एक बदचलन लड़की को मेरे पल्ले बांध दिया गया, कहकर जब अखिल ने सामने की मेज पर जोर से अपना हाथ पटका तो संजना व्यंग से हंसते हुए बोली, तो तुम्हें क्या लगता है तुम भाग गए थे मुझे? बड़े आए, तुम्हारे जैसे तो मैं अपना नौकर भी ना रखूं। वो तो पापा ने अपनी इज्जत की पड़ी थी इसलिए वो तुम्हें खरीद लाए, समझे? कहकर वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, जो अखिल से सहन नहीं हुआ। गुस्से से बेकाबू अखिल ने संजना पर अपना हाथ उठा दिया, जो उससे बर्दाश्त के बाहर हो गया। फिर खुद को ही लहूलुहान कर कर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गई और रो रो कर पुलिस को बताया कि उसके पति और ससुराल वाले आए दिन उस पर जुल्म करते रहते हैं, दहेज के लिए उसे अक्सर मारा पीटा करते हैं और आज भी अखिल ने उसे इतनी बेरहमी से मारा क्योंकि वह अपने पापा से और पैसे मांगने से इनकार कर रही थी।
फिर क्या था, बिना गुनाह के ही दहेज और मारपीट के जुल्म में अखिल और उसके पूरे परिवार को जेल हो गई। जिस बहन के अभी हाथ पीले होने थे वह सलाखों के पीछे खड़ी थी, और जिस सास को अपनी बहू से सेवा और प्यार की आस थी वह पुलिस के डंडे खा रही थी। लेडीज़ पुलिस यह कहकर अखिल की माँ पर डंडे बरसा रही थी कि बोल बोल, तूने क्यों ऐसा किया, क्यों एक अबला नारी को इतनी बेरहमी से पीटा। बेचारी क्या बोलती, वह तो बस खून के आंसू पी रही थी। उधर बाप बेटे भी पुलिस के हाथों टॉर्चर हो रहे थे। यह कहकर पुलिस उन पर डंडे बरसा रही थी कि शर्म नहीं आती दहेज मांगते हुए। किसी तरह अपनी बेटी को समझा बुझा कर संजना के पापा ने उससे केस वापस लिया, लेकिन वो जानते थे कि अखिल और उसका परिवार निर्दोष है और गलत उनकी बेटी ही है। कैद में से तो आज़ाद हो गए वे लोग, पर नाम, इज्जत, पैसा सब कुछ स्वाहा हो गया। जिस घर में रिनल की शादी तय हुई थी उन्होंने भी शादी करने से इनकार कर दिया, और यह बात वह सहन न कर सकी और एक रोज़ पंखे से झूल गई। बेटी के गम में माँ चल बसी। सब कुछ तितर बितर सा हो गया। पल में पूरा परिवार बर्बाद हो गया। क्या सोचा था और क्या हो गया। नौकरी भी छूट चुकी थी अखिल की। अब बचा ही क्या था उसके इस शहर में। सो अपने बूढ़े पिता को लेकर वह दिल्ली आ गया और यहाँ एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर रहता है। किसी तरह टैक्सी की कमाई से बाप बेटे का गुजारा हो जाता है, कहकर अखिल चुप हो गया। अखिल की दुख भरी कहानी सुनकर मेरी आंखें भर आई, लेकिन फिर एकदम से गुस्सा आ गया। अखिल की कहीं एक एक बात मेरे कानों में गूंजने लगी। तो इसमें क्या है, बच्चा गिरवा दो और छुट्टी पाओ, तो मुझे क्यों सुना रहे हो यह सब। और तुमने क्या किया था मेरे साथ, भूल गए। मरने लायक छोड़ दिया था तुमने मुझे। एक बार भी यह नहीं सोचा कि तुम्हारा अंश पल रहा है मेरे पेट में। उसे लेकर कहाँ जाऊंगी मैं, क्या कहूँगी दुनिया वालों से, और कौन शादी करेगा मुझसे। मैं तो अपनी जान खत्म करने चली गई थी, पर ऐन वक्त पर प्रणय ने आकर मुझे बचा लिया। और सिर्फ जान ही नहीं बचाई उसने मेरी, बल्कि मेरी इज्जत भी बचाई उसने। नहीं तो क्या पता हमारा परिवार ही खत्म हो जाता। जानता हूँ शिखा, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं और अब मैं माफ़ी के काबिल भी नहीं रहा, लेकिन यह भी सच है कि मैं तुम्हें भुला भी नहीं पाया हूँ कभी। भले ही तुम मुझसे दूर थी, पर हर वक्त तुम मुझे याद आती ही रहती थी। और यह भी जानता हूँ कि बिट्टू हमारा ही बेटा है। बस एक बार मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो, दिखा दो मुझे उसका चेहरा। मत छीनो एक बाप से उसका हक। आंसू बहाता हुआ भर्राए गले से अपने दोनों हाथ जोड़कर अखिल कहने लगा, लेकिन आज अखिल के आंसू भी मुझे पिघला नहीं पाए। हक? कैसा हक? और किस बेटे की बात कर रहे हो तुम? उस बेटे की जिसे तुमने पेट में ही मारने का फरमान सुना दिया था, यह कहकर कि अस्पताल जाकर बच्चा खराब करवा लो और छुट्टी पाओ। कहाँ था ना? अब संजना ने लात मार दी। तब मैं याद आने लगी तुम्हें? बुरा मत मानना, पर तुम बिन पैंदी के लोटे हो। कभी इधर लुढ़कते हो तो कभी उधर लुढ़कते हो। कहा नहीं जा सकता। मेरी मिर्ची से भी तीखी बातें सुनकर अखिल ने अपनी नज़रें नीचे कर ली, लेकिन मेरा गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। दुनिया में जितनी भी नफ़रतें हैं ना अखिल, उसमें उससे भी कहीं ज़्यादा मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ। और एक बात गांठ बांध लो तुम बिट्टू, मेरा और प्रणय का बेटा है। इसलिए आज के बाद न तो तुम हमसे मिलने की कोशिश करना और ना ही कभी फ़ोन करने की सोचना। कहकर मैं वहाँ से चलती बनी और वो देखता ही रह गया। दुख हुआ यह जानकर कि उसकी माँ और बहन नहीं रही अब इस दुनिया में, लेकिन जो धोखा और छल उसने मेरे साथ किया था वही पलट कर उससे मिला तो क्या गलत है। जैसी करनी वैसी भरनी।